children. This is the second part of question answer discussion. हिमालय की बेटियां, अनुमान और कल्पना। यहाँ आप लोग क्या अनुमान करते हैं और क्या आपका इमेजिनेशन है, उसी के हिसाब से आप लोग लिखेंगे। प्रश्न 1, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आँखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। आप लोगों को इस प्रश्न में ये करना है कि नदियों की सुरक्षा के लिए कैसे कैसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या क्या कदम अपनाए जा रहे हैं, आपको उन्हीं के बारे में खुद पता करके लिखना है। मैंने कुछ लिखा है, आप लोग इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। वैसे आप लोग भी अपने मन से अपने पॉइंट्स दे सकते हैं। लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि वह नदियों का उद्गम स्थल है, यानी सबसे पहला स्टार्टिंग हिमालय से होता है, जन्म स्थल है। पर हम उन्हें माँ समान ही कहना चाहेंगे क्योंकि वे हमें तथा धरती को जल प्रदान करती हैं। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती है। एक बच्चे, माँ एवं मित्र के रूप में नदियाँ हमारी सदैव हितैषी रही हैं और उन्होंने भलाई की है। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास तो कर रही है, पर वे अपर्याप्त हैं। उनमें दिखावा अधिक है, वास्तविकता कम है। अभी तक उनमें गिरने वाले कारखाने के कचरे को रोका नहीं जा सका है। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जाती रही हैं, जो निम्न हैं। नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना, बहाव को सही दिशा देना, अधिक नहरों के निर्माण पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना आदि है। परंतु आज इस बात की आवश्यकता है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनमें कचरे फेंकने पर रोक लगाई जाए, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, रसायन तथा शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए। अतः नदियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी। सरकार को भी कड़े उपाय करने होंगे। मैं आप लोगों को यहाँ एक और पॉइंट देना चाहता हूँ, जो लॉकडाउन के दौरान हम लोगों को सीख मिली है। अगर लॉकडाउन कर दिया जाता है नदियों के बारे में, नदियों के एरियाओं को, वो हम लोगों ने पहले देखा है 15-20 दिनों में बहुत सारा सफाई हो गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 2, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। ये 20 पंक्तियों का, ठीक है, ये नहीं होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ नदी से क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में लिखना है 20 लाइन्स में, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ लिखा है, आप लोग मिलकर अपने आप से चर्चा करके, आलोचना करके भी अपने मित्रों से लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ बिंदुएं दिए हैं, आप इसके ऊपर चर्चा भी कर सकते हैं। 1, जल प्राप्ति, 2, बांध बनाना, 3, वर्षा में सहायक, 4, सिंचाई में सहायक, 5, आवागमन हेतु सहायक, 6, बिजली बनाना। मैं 7वां पॉइंट आपको और एक दे रहा हूँ यहाँ पे, आजीविका। आजीविका का क्या मतलब है? आजीविका में ये भी आ सकते हैं मछली, ठीक है,
मछली मारना, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना ये हो सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है, नदियाँ हमारे जीवन का आधार हैं। बर्फीले पहाड़ों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियाँ अपना सुधा रस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती हैं। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियाँ धरती को उपजाऊ बनाती हैं, आवागमन का साधन है। इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल भी नदियों के किनारे बसे हैं। इसी कारण नदियाँ पूजनीय भी हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को सिंचित करती हैं, वर्षा लाने में सहायक होती हैं। अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गांवों का बसेरा पाया जाता है। गांव के लोग अपनी बड़ी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवर हेतु नदियों का जल ही प्रयोग करते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि नदियाँ हमारी संस्कृति की पहचान हैं। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। ठीक है, अब भाषा की बात, ये व्याकरण की बात आ गई। प्रश्न 1, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। जैसे उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। ख, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे लेखक जैसे नदियों को बहुत सारी चीज़ों के साथ तुलना किया है। जैसे छोटी बच्ची, छोटी लड़की की जैसी नंग धड़ंग अपनी दादी मामी की गोद में खेलती हैं, वैसे लेखक भी इन्हीं नदियों में डुबकी लगाते हैं। ऐसी तुलना किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। आपको भी दूसरे पाठों से ढूंढ के खुद पढ़ के आपको भी क्या करना है, लिखना है। 5 उदाहरण देने हैं। मैं आपको 4-5 दे दूंगा, आपको फिर भी दूसरे से कोशिश करना है। कैसे? अन्य पाठों से एक है, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ये आपके दुर्वा के पुस्तक है, जो आपका नहीं है। यहाँ पे मैं दूसरे से पढ़ के यहाँ पे लिखा है। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। ये दादी माँ से है। ठीक है, दादी माँ पाठ से ये है। यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, चमकती सी चीज़, जो चीज़ है उसके चमकता हुआ के साथ तुलना किया गया है, जो संदूक खोलकर निकाला जा रहा है। और लाल किरण सी चोंच खोल, ये जो चोंच है यहाँ पे वो लाल लाल दिखाई देता है, उसको किरण के साथ तुलना किया गया है। ठीक है, हाँ। अब तीसरी, सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता है। ये एक पाठ है आपका खिलौने वाला चैप्टर से। वहाँ क्या कहा गया है, उसकी जो बोलना है, जो फेरी वाले आते हैं, जो व्यापार वाले आते हैं, घूम घूम के बेचते हैं, वैसा ही खिलौने वाला घूम घूम के बेचता था और सबको बुलाता था। उसकी बुलावा को, उसकी बोलने को यहाँ पे क्या बता रहे हैं लेखक, सागर की हिलोरें। सागर में जैसे लहरें आते हैं और वो शोर करते रहते हैं, इधर से वहाँ तक दूर तक सुनाई देता है, ऐसा ही खिलौने वाला का जो स्वर है उसको ये सागर की लहर के साथ कंपैर कर रहे हैं। तो ये तीसरा है। चौथा, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है
मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। यहाँ पे कहीं पर समुद्र के किनारे की बात हो रही है, जहाँ छोटी छोटी बालू का जो रेत की छोटी छोटी टीलें बना दी गई है। लेखक को ऐसा लगता है, किसी चीज़ को देखकर लगता है कि वो तो ऐसे ही लग रहा है कि मानो जैसे छोटी छोटी रेत की टीलें बना दी गई है। तो ठीक है, अब देखते हैं। हाँ सॉरी, ये तो वही है। अब प्रश्न 2 में देखते हैं। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे क परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। ख काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। यहाँ पे ह हो गया है, ये ढ है, ढूंढिए, ढ होना चाहिए था। ठीक है, ओके मित्रों, तो समझते हैं इसको। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित होती हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग भी कभी कभी गांव में, अपने शहर में, अपने पालतू जानवरों को भी नाम देते हैं। मिली, सिली, ऐसे कुछ नाम देते हैं। सीला, कुत्ते बिल्लियों का नाम देते हैं। वो भी ऐसे लगता है हमारे परिवार के एक एक सदस्य हैं, एक एक मेंबर हैं। ऐसा ही कवि ने यहाँ पे नदियों को भी मानव नाम दिया है, तो वैसा लगता है कि वो भी हमारे परिवार के अंदर, हमारे विश्व परिवार के अंदर, ओके, वर्ल्ड फैमिली के अंदर एक एक मेंबर है। तो यहाँ पाठ के प्रश्न के आधार पर आपको क्या करना है, ऐसे ही 3-4 उदाहरण ढूंढना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है क्या, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा। यहाँ पे हिमालय की कंधे पर चढ़ा, इसका कहने का मतलब ये होता है हिमालय कोई व्यक्ति है या कोई दादाजी जैसा है, जिसके कंधे के ऊपर चढ़ के पोता क्या कर रहा है, विजुअल्स देख रहा है, व्यू पॉइंट्स देख रहा है, नज़ारे देख रहा है। तो उसको ये यहाँ पे बता रहे हैं। जब लेखक बस में जा रहे हैं, ऊपर के ऊपर जा रहे हैं बस में, तब वो बता रहे हैं कि उन्होंने हिमालय के कंधे पर चढ़ा। फिर दूसरे में क्या बता रहे हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता, गांव शहरों में जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, उनको सभी लोग उनको इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। ऐसे एक एक लोग होते हैं। तो ऐसे ही नदियाँ सभी के कल्याण करते हैं, इसलिए उनको भी लोक माता कहा है। ऐसा ही आप लोग कितने उदाहरण ढूंढने हैं, कुछ उदाहरण आपको ढूंढने हैं। ये मैंने उदाहरण यहाँ पे दिया है। संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। यह हमारे ही पाठ से है, हिमालय की बेटियाँ, जो कि नागार्जुन ने कहा है कि जो नदियाँ हैं उनको वो बहुत ही अच्छी संस्कारी महिला, जो बहुत ही अच्छा व्यवहार संपन्न महिला है, व्यवहार कुशल, जिनके व्यवहार बहुत अच्छी है, वेरी वेरी गुड बिहेवियर्स जिनके है, वो ऐसी महिला लगती थी वो नदियाँ, जब वो समतल मैदानों में देखती थी। दूसरा है, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भावभंगी, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। ये सारा जो उदाहरण जो बच्ची के जैसा उदाहरण उन्होंने पहाड़ियों में देखा था नदियों का, वो समतल मैदान में आके समान हो जाते हैं, उसी के बारे में यहाँ कहा गया है। ये दूसरा है। 3, माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं को के रूप व बालिकाओं की रूप। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं नदियों के बारे में बता रहे हैं कि वो जब पहाड़ी इलाकों में शुरू होती हैं तो उछलती कूदती बच्ची के जैसे लगती हैं, क्योंकि पत्थरों से पानी उछल उछल कर शोर मचता है। परंतु जब वो, हाँ ये यहाँ तक है, जब वो समतल मैदानों में आ जाते हैं
तो वो समान होकर चली जाती है, ये दूसरा में चला जाए। ठीक है, अब आते हैं चौथा। पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन अतृप्त ही है तो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। सकेगा उधर है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है जो नदियाँ सतलुज और कौन है ब्रह्मपुत्र और अलग अलग सारे नदियाँ जो हैं हिमालय से निकलते हैं, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं अगर पिता का हिमालय जैसे पिता का प्रेम पाकर स्नेह पाकर भी अगर इन बच्चियों का मन शांत नहीं हुआ है तो उनको और कौन इससे ज़्यादा प्यार या प्रेम या स्नेह दे सकेगा, उनकी प्यास मिटा सकेगा। ठीक है, यही है। 5 में बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जो नदियों के निकलने के समय है वो उनके निकलने के समय को जन्म स्टार्टिंग के पॉइंट्स को क्या बता रहे हैं, वो जो हिमालय है वो दादाजी हैं, बूढ़े हैं, और उनकी जो बच्चियां हैं ये नदियां सारे निकले हुए हैं, उनके गोद में खेल रहे हैं। यहाँ पे ये कंपैरिजन है हिमालय और बच्चियों को दादाजी और नदियों के साथ। ठीक है, हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो हिमालय है वो तो इनके पिताजी जैसे हैं इन बच्चियों की नदियों की, और ये नदियाँ जाके समंदर में मिलती हैं, इसीलिए समंदर में जाके शांत हो जाती हैं, तो वो समंदर ही इनको शांत किया है, तो वही इनके पतियाँ हैं। ठीक है, वही उनके इन नदियों के पति हैं और हस्बैंड है, और ये जो हिमालय है इन नदियों के पिता है और समुद्र का दामाद है। ठीक है, यही इनका कंपैरिजन है, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहा। ठीक है, अब आते हैं व्याकरण में। प्रश्न नंबर 3 हम लोग यहाँ पे विशेष्य और विशेषण को देखेंगे। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। हम लास्ट टाइम दादी माँ में पढ़े थे विशेष्य और विशेषण के लिए। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। यहाँ पे हम लोग विशेष्य और विशेषण का मिलान करेंगे। ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में विशेषण है, बाएं साइड में बाएं पास में, और दाहिने पास में विशेष्य है। हम लोग विशेषण और विशेष्य को मिलान करेंगे, या विशेषण विशेष्य को मिलान करेंगे। कैसा? संभ्रांत, समतल, मूसलाधार, यहाँ पे विशेषण है। विशेष्य क्या है? वर्षा, महिला, आंगन। विशेषण चंचल, घना। विशेष्य जंगल, नदियाँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि विशेषण जो है वो विशेष्य को विशेषित करता है। क्या करता है? विशेषित, अर्थात समथिंग स्पेशलिटी ही शुड गिव टू नाउन। ओके, जैसे कि मैं कहूँगा बालिका, बालिका है तो विशेष्य पद है, इट इज़ द नाउन। बट जब मैं छोटी बालिका कहूँगा तो बालिका की कोई विशेषता आता है, देन व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस गर्ल? दिस गर्ल इज ए वेरी लिटिल, छोटी बच्ची है वो, यही उसकी विशेषता है। मतलब पहले जब बालिका थी उसके लिए तो कोई भी विशेषता नहीं थी, पर जब छोटी बालिका हो गई तो वो छोटी जो है उसकी स्पेशलिटी को कोड करता है। तो इसलिए ऐसा ही आप लोग विशेष्य और विशेषण को देखना। जब विशेष्य पद को कोई पद स्पेशलिटी देता होगा तो उसको ही विशेषण पद कहा जाएगा। जैसे कि उत्तर में यहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर में है संभ्रांत महिला। जो महिला है वो कैसा है? संभ्रांत है, संस्कारी है, बहुत ही अच्छी है। फिर आंगन, समतल आंगन। आंगन कैसा है? समतल है, समान है। वर्षा, वर्षा कैसी वर्षा हो रही है? मूसलाधार, अर्थात बहुत जोर से वर्षा हो रही है। अब आते हैं दूसरे में, नदियाँ। नदियाँ कैसी हैं? चंचल नदियाँ। जंगल, जंगल कैसा है? घना जंगल। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, इन्हें खोजकर वर्णमाला
क्रम में लिखिए। शब्दकोश शैली वर्णमाला क्रम। मैं पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि द्वंद्व समास समास क्या है। समास आप लोग पहले से पढ़े होंगे छठी कक्षा में। तो समास दो पदों के मिलने पर जो नया अर्थ देता है उसको ही समास कह सकते हैं। और यहाँ पे द्वंद्व समास कैसा होता है? द्वंद्व समास उसको ही कह सकते हैं जो कि दो पदों को भी समझाता होता है, जैसे राम शाम या शाम राम। यहाँ पे शाम राम कहने का अर्थ ये होता है शाम और राम दोनों, लेकिन जो बीच का और पद है वो और पद जो है वो मिटा दिया जाता है। जैसे बच्चे बच्ची, यहाँ पे क्या होगा? बच्चे और बच्ची। लेकिन जब बच्चे बच्ची हम लोग साथ में लिख देंगे तो ये द्वंद्व समास आता है, द्वंद्व समास के अंदर आता है और ये और पद जो है लोप हो जाता है। ऐसा ही हमारे पुस्तक में व्यवहार किया गया है, उसी को हम लोग खोज के निकालेंगे। जब हम लोग क्लास करेंगे तभी मैं व्याकरण पाठ में इसको समझाऊंगा। तो देखते हैं अभी। ओके, देन छोटी बड़ी, भाव भंगी, माँ बाप, ये हमारे पुस्तक से मैंने उदाहरण लिए हैं। ठीक है, अब प्रश्न 5 देखते हैं। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा। इससे पहले हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी संज्ञा के बारे में पढ़ा था। तो आपको इसमें ये करना है, किसी शब्द को, नदी जैसे शब्द जिसको उल्टा करेंगे तो वो भी एक अर्थ वाला शब्द बनता है और उसका संज्ञा भी हमको बताना पड़ेगा। तो उत्तर ऐसा है, रात, तार, उसको उल्टा करेंगे तो तार, जो तार बनता है वायर। ठीक है, जाता, ताज़ा, ताज़ा यानी प्योर, अभी अभी जो निकला हुआ है। भला, लाभ। ओके, राही, हीरा, नव, वन, नमी, मीन, ये नमी, नमी का अर्थ है नरम। ठीक है, मीन का अर्थ है मछली। राही का मतलब है पथिक, जो रास्ते में जा रहा होता है, उसको उल्टा करेंगे तो हीरा, जो डायमंड। ठीक है, नव, ये नव अर्थात नया, वन अर्थात जंगल। ठीक है, ये भला, लाभ आप लोगों को तो पता ही है। नशा, नशा मतलब जो एडिक्ट होते हैं वो नशा। और शान, शान अर्थात सम्मान, ये भी हो सकता है इज्जत। ठीक है, कीर्ति। लाल, लला, ये लाल बेटे के लिए व्यवहार किया जाता है और लला भगवान कृष्ण के लिए भी व्यवहार किया जा सकता है। ठीक है, ओके, ये जो रात और तार है ये वस्तुवाचक है। ठीक है, ये रात तो क्या होगा? नदी, दीन, दीन भाववाचक संज्ञा, ये तार वस्तुवाचक आएगा, वस्तुवाचक। आपको ऐसे लिखने हैं, ऐसे जैसे नदी दीन लिखा गया है, दीन बनने के बाद यहाँ पे भाववाचक होता है। आपको ऐसे ही रात, तार ऐसे लिखना है। तार को कौन सा संज्ञा होता है? वस्तुवाचक संज्ञा, क्योंकि तार को जितने भी अलग करेंगे वो वस्तु ही रहेगा। उसके बाद जाता, ताज़ा, ताज़ा किस में आएगा? ताज़ा तो भाववाचक में आएगा। ठीक है, भला, लाभ, लाभ भी भाववाचक में आएगा। राही, हीरा, हीरा वस्तुवाचक में आएगा। नव, वन, वन जातिवाचक में आएगा। ठीक है, जातिवाचक। देन नमी, मीन, मीन भी जातिवाचक आएगा, मछली। ठीक है, शान, शान, शान भाववाचक में आएगा। शान। उसके बाद लाल, लला
ये नामवाचक में आएंगे, नामवाचक। ठीक है, इसको लिख लेना, थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है, आप लोग देख के लिख लेना। ओके डियर चिल्ड्रन। ओके, नाउ द क्वेश्चन आंसर 6। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाब, अजमेर, बनारस। हाँ मित्रों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, आज दुनिया में पाए जाने वाला 80% भाषा संस्कृत शब्द से निकला हुआ है। उसी के हिसाब से कुछ दिन के बाद अपभ्रंश होकर, घिसकर भाषा बदल जाता है और बाद में पता नहीं चलता है ये कौन सी भाषा से मेल खाता है। इसी के साथ ही यहाँ पे जो बेतवा नदी कहा गया है वो संस्कृत शब्द वेत्रवती से आया हुआ है, जिसको कालिदास ने अपने गीति काव्य मेघदूतम में लिखा हुआ है। ऐसा ही यहाँ पे ये सारे नाम दिए गए हैं, उनको हम लोगों को ढूंढकर लिखना है। सतलुज ये भी शतद्रुम है, उसी में मेघदूत काव्य में ही लिखा गया है। रोपड़ रूपपुर, ठीक है, रूपपुर। झेलम वितस्ता, इस नदी का नाम भी तो मेघदूत कविता में लिखा हुआ है। चिनाव विपाशा, ये नदी भी उसी वहाँ लिखा हुआ है। अजमेर अजयमेरु। बनारस वाराणसी, आज का जो काशी है उसी के पास ही ये वाराणसी आता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 7। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। ये एक पंक्ति है, दिया गया है। ठीक है, उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए यहाँ। ओके, ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। ठीक है, इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। ओके मेरे मित्रों, क्या है यहाँ पे आपको ये करना है, जैसे यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके। यहाँ पे ये ही का अर्थ होता है शायद उनके ख्याल में ये बात नहीं आई है या आया ही नहीं है। यहाँ पे ये बोलने के हिसाब से हमारा प्रश्न चिन्ह आता है। ऐसा ही आपको क्या करना है, ऐसा ही वाक्य को बदल कर बोलने से या उच्चारण की शैली से भी वाक्य का अर्थ जो होता है वो नकारात्मक हो जाता है। ऐसा ही हम लोगों को वाक्य लिख के उसके ऊपर विश्लेषण करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं। वाक्य, बापू को कौन नहीं जानता। इसका अर्थ है हर कोई बापू को जानता है। जैसे मैं एक उदाहरण कहूँगा, सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता। इसका मतलब है सचिन तेंदुलकर को हर कोई जानता है। ठीक है, आज भारत के प्रधानमंत्री सब विश्व भर में सम्मानित हो रहे हैं। जो हमारा अपना भारत देश है उसका प्रधानमंत्री जो अभी हैं वो विश्व भर में पुरस्कृत हो रहे हैं, ये सबको पता है। अगर मैं ये कहूँगा भारत के प्रधानमंत्री विश्व भर में सम्मानित हो रहे हैं, तो इसका अर्थ यही होगा कि हाँ, भारत का प्रधानमंत्री विश्व भर में सम्मानित हो रहे हैं। कौन नहीं जानता अगर करूँगा, इसका मतलब है हर कोई जानता है। ठीक है। ख, उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो। यहाँ शायद ही इसका अर्थ है नहीं, शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। ही, यहाँ ही का अर्थ ना नकारात्मक नहीं के अर्थ में प्रयोग है। ग, वह शायद ही तुम्हें देख सके।
इसका अर्थ है वो नहीं देख सके, शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। ये दोबारा इधर प्रिंट हो गया है। आपको ये क्या लिखना है, वह तुम्हें नहीं देख सके, शायद वह शायद तुम्हें नहीं देख सके। क्या लिखना है आपको, वह शायद तुम्हें नहीं देख सके, वह शायद तुम्हें, यहाँ पे और प्लेस नहीं है, नहीं, ठीक है, उसके बाद ये देख सके। ठीक है मित्रों, यह वीडियो डिस्कशन आप देख लेना, फिर बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। धन्यवाद।